अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है सोशल साइंस दैट इज फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के लोगों पर कॉलोनियलिज्म का क्या असर पड़ता है और क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पर एक टर्म कॉलोनियलिज्म इस्तेमाल की गई है कि व्हाट यू मीन बाय कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म जो है उस प्रैक्टिस को कहते हैं जिसमें एक पावरफुल कंट्री दूसरी कंट्री पर कब्जा जमा लेती है। मींस इस कंट्री को या उस वहाँ के लोगों पर या उस एरिया को क्या करती है, पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है। उसको हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। तो इसकी आपको इस तरीके से समझ में आएगा कि हमारे पास जो बेस्ट एग्जाम्पल है कॉलोनियलिज्म की वो है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। जब इंडिया में किसका रूल था, ब्रिटिशर्स का था। उन्होंने पूरी तरीके से पूरी कंट्री पर लोगों पर अपना कंट्रोल जमा लिया था। दैट इज नोन एज कॉलोनियलिज्म। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि कॉलोनियलिज्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जानेंगे अबाउट फॉरेस्ट के बारे में। यू नो दैट फॉरेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है हम पूरी दुनिया के लिए, ना कि सिर्फ हमारे लिए बट पूरी दुनिया के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। क्योंकि इससे हम बहुत सी चीज़ें हासिल करते हैं। लाइक हमारे पास वुड है वो हम वहीं से हासिल करते हैं, पेपर है, रबर है, या स्पाइसेस हैं, एनिमल्स भी वहीं पर ही रहते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हम फॉरेस्ट से हासिल करते हैं। लेकिन अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो फॉरेस्ट का एरिया जो है वो दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। देखा होगा क्यों, रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। ठीक है, नई नई इंडस्ट्रीज लग रही हैं, नई नई फैक्ट्रीज लग रही हैं। तो उसके लिए लैंड कहाँ से आएगी, ज़मीन कहाँ से आएगी? तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि इन फॉरेस्ट को जो है वो काट रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज और फॉरेस्ट। तो वो इन फॉरेस्ट को काट रहे हैं और वहाँ से जो लैंड हासिल कर रहे हैं वहाँ पर ये लोग नई नई फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। ठीक है, तो द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट इज बिटवीन 1700 to 1995, दैट इज नोन एज द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बिटवीन 1700 to 1995 के दौरान क्या हुआ कि 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स जो है फॉरेस्ट के वो क्लियर कर दिया गया। मीन्स फॉरेस्ट को बिल्कुल, फॉरेस्ट लैंड को बिल्कुल साफ कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया। क्यों? ना कि सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए बल्कि कल्टीवेशन यूज के लिए भी, मीन्स फार्मिंग, एग्रीकल्चर, इन सब के लिए भी फॉरेस्ट की लैंड को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि कॉजेस क्या है डिफॉरेस्टेशन की इंडिया में ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के। ठीक है, ये एग्जाम में भी आ सकता है ये क्वेश्चन कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज क्या थे इंडिया में ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ी, फूड की डिमांड भी बढ़ने लगी। तो उसको फुलफिल करने के लिए उनको ज़मीन चाहिए। तो वो ज़मीन कहाँ से हासिल होती? तो उन्होंने फॉरेस्ट को काटा ताकि वो जो लैंड जो है उसको कल्टीवेट किया जाए और जो फूड की डिमांड जो है वो उसको पूरा किया जा सके। तो सबसे पहला कॉज जो है डिफॉरेस्टेशन का ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, दैट वो है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में इंक्रीज हुई, फूड की डिमांड्स बढ़ गई। तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए उन्होंने क्या किया, डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर दी। सेकेंड पॉइंट क्या है, डिमांड ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स। ओके, डिमांड ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स लाइक जैसे हमारे पास है जूट है, कॉटन है, शुगर है, एक्सेट्रा जो है ये सब क्या है, कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। और 19th सेंचुरी में यूरोप में इसकी काफ़ी डिमांड हो चुकी थी। तो उसको फुलफिल करने के लिए इंडिया में इन्होंने क्या किया, कॉमर्शियल क्रॉप्स को उगाने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट को साफ करना शुरू कर दिया, जो एक दूसरा कॉज है डिफॉरेस्टेशन का इंडिया में। तीसरा कॉज क्या है, ब्रिटिशर्स जो थे दे ऑलवेज थिंक दैट फॉरेस्ट आर अनप्रोडक्टिव, इनसे हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। जब वो ऐसा सोचते थे तो उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट को काट काट कर उसकी लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड बनानी शुरू कर दी। तो ये भी एक कॉज है
डिफॉरेस्टेशन का इंडिया में। जो चौथा कॉज जो है वो ये है कि यहाँ से एक्सपोर्ट ऑफ टिम्बर होने लगा। ठीक है, क्यों होने लगा एक्सपोर्ट ऑफ टिम्बर? बिकॉज इन अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ, इंग्लैंड में वहाँ के जो ओक फॉरेस्ट जो थे वो गायब होना शुरू हो गए। तो ये ओक लकड़ी जो है, ये ब्रिटिशर्स जो है वो वहाँ की जो नेवी जो थी, नेवी शिप्स जो थे वो उसमें इस्तेमाल करते थे। वहाँ की जो शिप्स जो बनती थी, नेवी शिप्स जो बनती थी वो इसी लकड़ी की बनती थी। तो अब वो जब वो फॉरेस्ट ख़त्म हो गए थे वहाँ पर, तो अब वो शिप्स किससे बनाते? तो शिप्स बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, इंडिया से टिम्बर जो है वो एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी, और इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन शुरू कर दी और अपनी जो नीड जो थी शिप बनाने की वो फुलफिल करने लगे। द लास्ट पॉइंट इज डैट कि यहाँ पर स्प्रेड ऑफ रेलवेज, यहाँ पर क्या होने लगा, 1850s में रेलवे नेटवर्क जो है वो बढ़ने लगा। तो रेलवे से क्या होता था, जो सोल्जर्स होते थे या जो माल होता था वो इधर उधर ले जाने में सहूलियत हो गई। तो रेलवे, जब हम रेलवेज के लिए हमें रेलवे ट्रैक बनाना है, तो इस लकड़ी का इस्तेमाल किस में होने लगा, रेलवे ट्रैक्स बनाने में होने लगा। तो इससे क्या हुआ, जब रेलवे नेटवर्क बनने लगा तो लकड़ी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यूज़ होने लगी। तो वो भी एक कॉज है इंडिया में डिफॉरेस्टेशन का ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो ये 5 पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ चुके हैं, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।